हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नेशनल पार्क। आप सभी को पता है कि अगर आप सभी ने पहले कभी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको हर एक छोटे से लेकर के बड़े एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ों को बात करेंगे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। साथ में बात करेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स होते हैं और किस एनिमल के लिए फेमस है, किस प्लांट्स के लिए फेमस है, इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से नेशनल पार्क काम करते हैं, कहाँ का नेशनल पार्क बड़ा है, कहाँ का नेशनल पार्क छोटा है। इन तमाम तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये नेशनल पार्क्स होते क्या हैं। देखिए, नेशनल पार्क जो होते हैं, जैसा कि आपको नाम सुनकर के लगता होगा नेशनल पार्क्स, ये पहली बात तो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज पार्क्स होते हैं जहां पे जो भी खर्च बर्च जो भी आता है वो सब की सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और वही जो है इन नेशनल पार्क्स को बनाने में मदद करती है। अब नेशनल पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम एनिमल को, कई डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को रहने की अनुमति देते हैं, रहने की इजाज़त देते हैं। और इसी नेशनल पार्क्स के अंदर जो है बहुत ही तमाम तरह के एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि उसी नेशनल पार्क्स के अंदर एक इकोसिस्टम बनाने का काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम की, तो आप सभी को पता है कि इकोसिस्टम, फूड चेन, ये तभी संभव है जब उस नेशनल पार्क्स के अंदर कई डिफरेंट काइंड्स के एनिमल हो और कई डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो क्या हो, आपके प्लांट हो, तब जाकर के आपका एक इकोसिस्टम बन करके तैयार होता है। नेशनल पार्क में हम यही सारी तमाम कोशिशें करते हैं कि भाई सारे एनिमल और जो भी प्लांट है हमारा वो वहां पे सही से रह सके, वहां पे सही से उसको प्रिजर्व किया जा सके। कई दफे कई इंपॉर्टेंट प्लांट्स, कई इंपॉर्टेंट एनिमल भी नेशनल पार्क के अंदर सुरक्षित किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है और ये हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई दफ़े ये साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, कई दफ़े ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो एनिमल और प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स की, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स आपको जो है वो देखते हुए मिल जाएंगे और इंडिया की तकरीबन 1.2% जो अर्थ सरफेस है वो नेशनल पार्क की है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 3400 के समथिंग जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको नेशनल पार्क्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मेरे मतलब बस यही है कि नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो आपके इकोसिस्टम को बनाने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इनके एप्लीकेशंस की, तो मैंने कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी ली है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो इसकी इंपॉर्टेंस या फिर एप्लीकेशंस है नेशनल पार्क की, वो ये इंपॉर्टेंस है कि भैया इसकी बड़ी इकोलॉजिकल वैल्यू होती है। इकोलॉजिकल वैल्यू को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जहां पे कोई भी एनिमल और प्लांट बराबर सहभागिता से एक साथ रहें, ठीक है। मतलब कि हर एक लेवल का एनिमल, हर एक लेवल कहने का मतलब यह है, चाहे फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे फिर वो हर्बीवोर्स हो, चाहे फिर वो आपका सेकेंडरी कार्निवोर्स हो, मतलब किसी भी ट्रॉफिक लेवल का, हर ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को अच्छे से रिसोर्सेज मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए और उस जगह पे प्लांट को भी ग्रो करने के लिए अच्छी खासी इन्वायरमेंट और सॉइल कंडीशंस मिलनी चाहिए। उसी जगह पे आपके नेशनल पार्क जो होते हैं वो बन सकते हैं और इस जगह पे जो इकोलॉजिकल जो पूरा एक सिस्टम बनता है वही हमारा बेसिकली क्या, हमारा इको सिस्टम होता है। अब यहाँ पे फूड चेन एक इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर किसी जंगल के अंदर शेर रखना है नेशनल पार्क्स में, तो वहां पे आपको डियर भी रखना पड़ेगा क्योंकि आपको इस इकोसिस्टम को बनाने की जरूरत पड़ती है। अब नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट रोल और देता है वो देता है मेडिसिनल प्लांट के लिए। स्पेशली अगर मैं प्लांट के केसेस की बात करूं तो आप किसी भी नेशनल पार्क्स में फालतू के पेड़ तो लगाना नहीं चाहेंगे, वो काफी ज्यादा अच्छे दिखने चाहिए या बहुत खूबसूरत, बहुत स्पेशल प्लांट हो जो कि हर जगह पे ना मौजूद हो, बाहर से आए हुए कुछ स्पेशल प्लांट्स हो, उनको हम लोग नेशनल पार्क्स के अंदर रख सकते हैं। या कोई ऐसा एनिमल हो, क्योंकि नेशनल पार्क्स एक बहुत बड़ा लैंड एरिया होता है जिसके अंदर जानवरों को रहने में काफी ज्यादा मजा आती है। कहने का मतलब यह है कि उनको काफी फ्री फील होता है उस वहां पे, तो वहां पे भी नेशनल पार्क। खैर बहरहाल आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे भी नाम सुनेंगे आप बायोस्फीयर की, आप नाम सुनेंगे जो है अभी सेंचुरीज की, आप कई डिफरेंट टाइप्स के
नाम सुनेंगे, जैसे अभी आप सुनेंगे बोटेनिकल गार्डन की, तो कुछ स्पेसिफिक भी ऐसे पार्क्स है जहां पे केवल और केवल आपको प्लांट देखने को मिल सकते हैं या केवल और केवल जो है आपको एनिमल देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात जो है आपको हमेशा ध्यान में जो है वो रखनी है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आपको काफी और बातें भी बताते चलते हैं। तो जो इकोलॉजिकल वैल्यू है वो कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, जिसमें आपके जो भी जंगल वगैरह हैं उनकी कटाई ना होने पाए, उनको ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखा जा सके। साथ में शेल्टर्स बर्ड्स एंड एनिमल, यस, वहां पे कई बर्ड्स और एनिमल्स को अपना आवास मिलता है, अपना रहने का एक स्थान मिल जाता है। दूसरी चीज प्रे प्रेडेटर्स, यस, जैसा कि मैंने कहा अगर वहां पे शेर है तो वहां पे डियर भी होना चाहिए, तो 2 एनिमल की पॉपुलेशंस को हम वहां पे बनाने का काम करेंगे। एंड द थर्ड वन इज क्रिएट फूड चेन। फूड चेन को क्रिएट करना मतलब कौन किसको खा रहा है ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डियर है तो उसके लिए घास ही ना हो और शेर है उसके लिए डियर ही ना हो। तो ये एक फूड चेन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिकल वैल्यू की बात करूं तो भाई मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, बाकी और भी प्लांट जो भी हम लोग यूज करते हैं अपने डेली वेज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो नेशनल पार्क्स के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं। साथ में बात करूं तो नेशनल पार्क्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये काफी बड़े एरिया के अंदर होते हैं जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और दूसरी चीज सोर्स ऑफ एनर्जी, नो डाउट यहाँ पे जो भी प्लांट होते हैं, जो भी एनिमल होते हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है। और साइंटिफिकली रिसर्च के लिए भी हम लोग नेशनल पार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर जो नेशनल पार्क्स है वो क्यों होती है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्लाइड्स हैं, इसको मैं बगल में दिखा रहा हूं आपको और आप इसको देखते रहिए। आशा है आपको ये सारी जानकारी काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी, और पसंद आए इसको लाइक कर दीजिएगा। और अब जो है जो जानकारी आएगी वो आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास, बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी होगी। तो बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजों को आप सुनेंगे और समझेंगे। द फर्स्ट वन इज, जो सबसे बड़ी बात यहां पे लिखी हुई है कि जो एरिया होता है ये ब्यूटी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और साथ में नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दूसरी चीज, यहां पे इकोसिस्टम मेंटेन होता है और बहुत सारे ऐसे भी एनिमल और प्लांट होते हैं जो कि आपके यहां पे प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं। अब IUCN आप लोग जानते हो, रेड डेटा बुक वगैरह भी आप लोग जानते हो, बहुत सारी ऐसी प्लांट और एनिमल की स्पेसीज हैं जो कि बेसिकली क्या होती हैं, खतरे में है। मतलब वो स्पेसीज के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, या तो वो विलुप्त होने वाली है या उस कगार पे हैं। बहुत ही मतलब हैं बट बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कम है। तो ऐसे एनिमल और प्लांट को हम लोग इस नेशनल पार्क्स में रख करके उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि इन 1972 इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट and Project Tiger to safeguard and habitat conservation reliant species। भारत ने 1972 ईस्वी में एक प्रोजेक्ट लाया था जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें टाइगर को जो है हम लोग सेव करके रखते हैं, जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। और इसको हम लोग सेव करके रखते थे और वो सारा इन्वायरमेंट इस टाइगर को प्रोवाइड कराते थे, जो उसको एक जंगल के अंदर चाहिए, जो फूड चाहिए, जो प्रॉपर हर चीज चाहिए उसको उस जंगल में वो नेशनल पार्क्स के अंदर हम लोग करते थे, प्रोवाइड कराते थे, जिससे कि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया हेले नेशनल पार्क्स 1936 में। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, 1936 में हेले नेशनल पार्क जो था वो सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया, जिसे आज हम लोग जिम कार्बेट नेशनल पार्क्स के नाम से जानते हैं। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि काफी फेमस पार्ट है, बहुत दफे एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ये नेशनल पार्क्स जो है वो आपका 1936 में पहले हेले के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको हम लोग जिम कार्बेट नेशनल पार्क्स के रूप में जानते हैं। बाय 1970 इंडिया ओनली हैड 5 नेशनल पार्क्स। अगर हम बात करें तो 1970 तक इंडिया के पास केवल 5 ही नेशनल पार्क्स हुआ करते थे। अगर आगे की हम बात करते हैं तो आगे आपको स्लाइड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती, तो पेन उठा करके अंडरलाइन भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अप्रैल 2012 में जो है तकरीबन 102 नेशनल पार्क्स इंडिया के पास में देखने को मिले। ऑल नेशनल पार्क्स लैंड इनकम्पाइज्ड अ टोटल 39,919 किलोमीटर
स्क्वायर जो है वो एरिया नेशनल पार्क कवर करती है। मतलब 102 नेशनल पार्क इंडिया का तकरीबन इतने किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं, जो कि भारत के 1.21% सरफेस एरिया का है। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया के 1.21% नेशनल पार्क के नाम हैं। कहते हैं कि देयर आर ओवर 100 नेशनल पार्क्स एंड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तकरीबन देख रहे हैं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे वीडियोस में, उसके ऊपर भी वीडियोस बनेंगे। बट तकरीबन 100 नेशनल पार्क्स हैं और तकरीबन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के, प्लांट के कंजर्वेशन के लिए ये पार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पार्क्स हो फिर वो चाहे सेंचुरीज हो। अब यहाँ पे इंडिया के आपको डिफरेंट पार्क्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे कि कहां कहां पे कौन से नेशनल पार्क्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 20 नेशनल पार्क्स के बारे में। कौन से टॉप 20 नेशनल पार्क्स है इंडिया के अंदर जो काफी ज्यादा फेमस माने जाते हैं और सबसे पुराने हैं, कौन से सबसे लेटेस्ट हैं, आप डेट वाइज कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहां पे भारत के जो 20 नेशनल पार्क्स हैं उसमें से पहले नंबर पे जो है वो है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि नाम से ही क्लियर है कि ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। इसको स्टैब्लिश किया गया 1980 में, जो कि जाना जाता है बेसिकली फ्लोरा और फाना, मतलब कि कौन से एनिमल और प्लांट्स के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली ये टाइगर, लियोपार्ड्स और बोर्स के नाम के लिए जाना जाता है। तो मतलब बेसिकली इसमें आपको एनिमल्स ही देखने को मिलते हैं। अगर हम वहीं पे बात करें जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, ये आपका उत्तराखंड में है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1936 में की गई थी और ये टाइगर, लियोपार्ड और एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट में है। उसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ टाइगर, लियोपार्ड्स और बियर्स के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें पेरियर नेशनल पार्क्स की तो ये आपका केरला के अंदर हुआ और केरला में मतलब स्टेट में है और इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुई और ये बेसिकली नीलगिरी लंगूर के लिए और फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए। हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो कि असम में है, वहां पे भाई आप 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। वहां पे सबसे ज्यादा जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है वो की जा रही है राइनोस को। तो राइनोस के लिए जो पार्क जाना जाता है वो जाना जाता है काजीरंगा। और ये 100% में कह सकता हूं कि किसी ना किसी क्वेश्चंस में अक्सर ये पूछ लेगा, वन वर्ड जीके वगैरह में, राइनोस, काजीरंगा और एलिफेंट और टाइगर्स को आप इसमें ध्यान में रखिएगा। देखिए मुझे वन डे एग्जामिनेशंस की कोई बहुत ज्यादा मतलब आइडिया नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट जितने दफे मैं एग्जाम देने जाता हूं, कोई ना कोई, वनडे तो नहीं देने जाता बट हाँ कोई ना कोई एग्जाम देने जाता हूं, वहां पे अक्सर क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चंस नेशनल पार्क्स वगैरह के, सेंचुरीज वगैरह के देखने को मिल जाते हैं और थर्ड ईयर के सिलेबस में है बीएससी के, तो उनको तो काम में आएगा ही। सुंदरबन की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। 1984 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और रॉयल बंगाल टाइगर्स और फिशिंग कैट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। वहीं पे बात करें कान्हा नेशनल पार्क की तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया गया टाइगर, लियोपार्ड्स और एलिफेंट के लिए। वहीं पे अगर हम 8वें नंबर पे बात करें तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में है, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1974 में और ये जाना जाता है एशियाटिक लॉयंस के रूप में। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बार क्वेश्चंस में आया हुआ है, मानस नेशनल पार्क जो असम में है, 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। असम रूफ्ड और टर्टल गोल्डन लंगूर ये यहां पे देखने को मिलते हैं, तो 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। वहीं पे अगर हम बात करें बांदीपुर नेशनल पार्क की तो कर्नाटका में है, 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये एशियन एलिफेंट और टाइगर के लिए बेसिकली फेमस है। वहीं पे अगर हम बात करें पन्ना नेशनल पार्क्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है। पन्ना नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश, 1973 टाइगर, वुल्फ, काइटल, स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर अगर आप देखिए तो इसमें से किसी में भी आपको स्लॉथ बियर्स देखने को नहीं मिलेंगे और स्लॉथ बियर्स जो होते हैं वो भाई बहुत ही रेयर होते हैं, तो स्लॉथ बियर्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें 13वें नंबर पे तो आता है शारिस्का नेशनल पार्क्स और ये आपका जो है राजस्थान में है। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 4
हॉर्न डियर जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे हमें केयकल लियोपार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो केयकल और लियोपार्ड भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? सरिस्का नेशनल पार्क्स में। वहीं पे बात करें 14वें नंबर पे दुधवा नेशनल पार्क्स, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भाई उत्तर प्रदेश वाले इसको जरूर अंडरलाइन करेंगे। दुधवा नेशनल पार्क्स उत्तर प्रदेश में है। 1977 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। टाइगर और राइनोसोरस के नाम के लिए ये फेमस है। तो बेसिकली भाई राइनोस के लिए ये भी जानते हैं, राइनोसिरोस के लिए ये भी फेमस है, मतलब आपके गैंडों के लिए जाने जाते हैं। वहीं पे बात करें 15वें नंबर पे तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये 1988 में एस्टेब्लिश किया गया टाइगर और लियोपार्ड के लिए। 16वें नंबर पे वैले और फ्लावर नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। ये भी आपका स्नो लियोपार्ड और मस्ट डियर रेड फॉक्स के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें हेमीज नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में है, स्नो लियोपार्ड के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क्स के नाम है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कुछ नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो जैसे कभी कभार ये होता है कि बीएससी ग्रेजुएशन में बोल देता है किन्हीं 2 नेशनल पार्क्स के बारे में लिखो, किन्हीं 2 चीजों के बारे में लिखो, तो उनके बच्चों के लिए ये नोट्स बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला जो है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला है वो क्या है आपका? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में, सबसे पुराना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट इको पार्क के रूप में जाना जाता है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये बेसिकली आपके उत्तराखंड में मौजूद है और ये इकोनॉमिकली वैल्यू के रूप में, और साथ में जो है मैं बात करूं आपका कि इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा अच्छा पार्क माना जाता है। अगर हम बात करें स्पॉनिंग अक्रॉस, यहाँ पे तकरीबन ये जो फैला हुआ एरिया है वो तकरीबन 920 स्क्वायर किलोमीटर तक ये आपका फैला हुआ एरिया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क्स के रूप में जाना जाता है। इट इज द होम ऑफ 50 मैमल्स। यहाँ पे 50 मैमल्स स्पेसीज यहाँ पे रहती हैं और 110 ट्री स्पेसीज जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं और तकरीबन 25 रेप्टाइल्स की स्पेसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं और 580 बर्ड्स की स्पेसीज हमें इस पार्क के अंदर देखने को मिलती है। तो काफी ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम है इनका। तकरीबन 50 से ज्यादा मैमल्स की स्पेसीज, 110 पेड़ों की स्पेसीज, 25 रेप्टाइल्स की स्पेसीज और 580 बर्ड्स की स्पेसीज यहां पे निवास करती है। इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कंट्री प्रिजर्विंग द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स। यहां पे भी बंगाल टाइगर्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। वहीं पे बात करें द ओल्डेस्ट पार्क इन द कंट्री इज कंसिडर्ड परफेक्ट एडवेंचर्स डेस्टिनेशंस। तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे रुकने का भी फैसिलिटीज जो है कॉर्बेट पार्क में बहुत ही गजब का है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क की, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है और स्वामी माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको जाने का शौक हो स्वामी माधो सिंह, आप जाइए और देख के आ जाइए। नेशनल पार्क का एरिया तकरीबन 275 किलोमीटर स्क्वायर का है। 392 अगर हम कर देते हैं तो बफर जोन है, मतलब कुछ एरिया जो होता है जंगल को छोड़ करके भी होते हैं, तो तकरीबन 392 किलोमीटर स्क्वायर आप मान सकते हो। बिसाइड टाइगर रिजर्व है थ्राइव बर्ड पॉपुलेशंस विद मोर देन 270 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड। तकरीबन यहाँ पे भी टाइगर को अगर हटा दिया जाए तो टाइगर को छोड़ करके भाई रिजर्व तो करते हैं टाइगर को, साथ में बर्ड्स को तकरीबन 270 डिफरेंट टाइप्स के बर्ड को भी प्रिजर्व किया जाता है। इनसाइड द पार्क इज फॉर्मिडेबल फोर्ट दैट वाज बिल्ड इन 10th सेंचुरी। तो हिस्टोरिकल भी है। यहाँ पे इस पार्क के अंदर आपका एक फोर्ट भी मौजूद है, तो वो भी यहाँ पे 10th सेंचुरी के आसपास में बना हुआ एक फोर्ट है, किला है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं द पार्क इटसेल्फ कैरेक्टराइज बाय रॉकी प्लेन्स एंड स्टीप क्लिफ्स। ये पार्क जो है बेसिकली रॉकी प्लेन्स के कारण भी जाना जाता है। अब अगर हम वहीं पे बात करें अपने नेक्स्ट पार्क के बारे में, तो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काफी दफे सुनने को इसके बारे में मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली असम में स्थित है और जैसा कि मैंने कहा कि फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क ऑफ इंडिया है और इसको यूनेस्को जो है वो जो है बेसिकली ऑपरेट करती है या इस पे भी काम करती है। क्योंकि रीजन उसके पीछे का ये है
कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल साइट है और यूनेस्को की, और उसके पीछे का रीजन है राइनोज। देखो राइनोज जो होता है वो आज पूरे विश्व की एक प्रॉब्लम है और मतलब बचाने के लिए, तो इसीलिए यूनेस्को जो है वो सारे एरियाज जहां पे भी राइनोज को थोड़ा सा खतरा है वो इस स्पेसीज को बचाने के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं। तो काजीरंगा जो है तकरीबन 378 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ पार्ट है और अप्रॉक्सीमेटली 51.14 किलोमीटर स्क्वायर लॉस्ट टू इरोजन इन रिसेंट ईयर। काफी टाइम पहले से जो है यहाँ पे काफी ज्यादा इरोजन देखने को मिला है कुछ टाइम से। इट इज कैरिसेस एंड पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसिरोस थ्रो इट ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। यहाँ पे हमें जो है राइनोसॉर्स भी देखने को मिलते हैं, साथ में मतलब वन हॉर्न का मतलब क्या है, एक सींग वाले राइनोसॉर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे टाइगर को भी रिजर्व करके रखा जाता है। इट ऑल्सो अप्लाई फॉर वाटर बफेलोज, पानी में रहने वाले जो हमारे होते हैं वाटर बफेलोज, वो एलिफेंट अदर एनिमल को भी यहाँ पे सिक्योर करके रखा जाता है। तो ये काफी वाइल्ड लाइफ टाइप का पार्क है जहाँ पे एनिमल्स को बहुत प्रायोरिटीज दी जाती है। क्रिस क्रॉस्ड बाई 4 मेजर रिवर्स है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से होकर के आपकी कई नदियां जाती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है और भी बहुत सारी यहाँ पे नदियां हैं, तो काफी वाटर बॉडीज भी हमें वहां पे देखने को मिलती हैं। काजीरंगा रिकॉग्नाइज एज इंपॉर्टेंट बर्ड्स एरिया, तो यहाँ पे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बर्ड लाइफ कंजर्वेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द पार्क सेलिब्रेटेड इट्स कॉन्टिनेंशियल इन 2005 आफ्टर इट एस्टेब्लिशमेंट इन 1905। पार्क्स ने जो है भाई जो सेलिब्रेट किया था अपने उसको वो 2005 में किया हुआ था और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो था 1905 में जो है वो यहाँ पे दिखाया गया, रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इसका किया गया था। तो नेशनल पार्क बाद में ये बना, बट उसके पहले ये एक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता था। अगर हम बात करें वहीं पे सुंदरबंस की, तो भाई सुंदरवन काफी फेमस है, वेस्ट बंगाल रीजन्स को बिलोंग करता है और लोकेटेड इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 1973 में इसको बनाया गया था। कोर एरिया ऑफ सुंदरवन वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इज 1984। इसके जो पूरा एरिया था उसको 1984 में नेशनल पार्क डिसाइड किया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि भाई कौन सा नेशनल पार्क है और कौन सा नेशनल पार्क नहीं है। इट वाज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व, बाद में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने जो है भाई लिया और ये एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व ही है। और द स्प्लेंडेड मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो बंगाल के होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इंक्लूडेड विद इन दिस एरिया विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम थ्रॉन्ग्स ऑफ सुंदरी ट्रीज। यहाँ पे एक पेड़ होता है जिसको हम लोग सुंदरी पेड़ कहते हैं, सुंदरी ट्रीज कहते हैं, उसके नाम पे इनका नाम सुंदरबंस पड़ा। तो भाई आप जो है इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लेंगे। सुंदरबन हैज अमेजिंग रिवर बॉडीज, फॉरेस्ट एरियाज, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स वगैरह वहां हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इट इज वन इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ये अपने में एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि सबसे अलग है। इट स्प्रेड ओवर मोर देन 50 आइलैंड एंड एक्सटेंड इनटू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश, और इसमें तकरीबन 50 से ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं और इसका जो बॉर्डर खत्म होता है बगल में कंट्री है वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहीं सुंदरबंस के बाद में अगर हम लोग चलते हैं बाकी और भी सारी चीजों में, तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गुजरात में है। सासन गिर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। तकरीबन यहाँ पे एरिया जो है वो तकरीबन 2450 हेक्टेयर का एरिया ये कवर करता है। ये बेसिकली मैंने बता दिया किसके लिए ये फेमस है, एशियाटिक लॉयंस के लिए जाना जाता है, तो ये सब चीजें आपको बता दी गई है। पेरियर नेशनल पार्क के बारे में भी आपको बता दिया गया। पेरियर नेशनल पार्क बेसिकली एलिफेंट के लिए जाना जाता है। 350 स्क्वायर किलोमीटर तक ये आपका फैला हुआ है। वहीं पे बात करो कोयलोडो की, तो आपको इसके बारे में भी बता दिया गया है। तो ये थे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। जरूर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मिल ही गया रास्ते में, तो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूछा गया था कान्हा इज पॉपुलर फॉर टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। 1974 में इसको क्रिएट किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की, तो तकरीबन 940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करता है। 2 डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट को ये आपके कवर करने का काम करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क हाउस लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। अगर मैं बात करूं कान्हा नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे टाइगर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। विद द ब्रिलियंट फ्लोरा एंड फॉरेस्ट एरिया
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस पार्क की जो साइज है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। ये पार्क जाना जाता है कि स्पेशल एनिमल स्लॉथ बियर के लिए, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्लॉथ बियर के लिए जाना जाता है, लियोपार्ड और वाइल्ड डॉग के लिए फेमस है। बंगाल टाइगर यहाँ पे भी पाले जाते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है लश सॉल, बैम्बू फॉरेस्ट, ग्रेसी मीडियू एंड रेवीन्स ऑफ कान्हा प्रोवाइड इंस्पायरेशन ऑफ रुडयार्ड किपलिंग फॉर हिज फेमस नॉवेल जंगल बुक। अगर मैं बात करूं तो जो कान्हा नेशनल पार्क से ही ये सारी चीजें जो है वो ली गई हैं। जो फेमस रुडयार्ड किपलिंग की जो एक फेमस नॉवेल थी जंगल बुक, वो बेसिकली इसी से इंस्पायर थी, इसी पार्क से इंस्पायर थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, जनरल नॉलेज में पूछ सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए सेंचुरीज वगैरह के वीडियोस लेकर के आऊंगा। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे इसको देखें, सिलेबस बनाएं, अपना सोर्स बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू वेरी मच।